व्हाट इज़ क्रॉस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट जो क्रॉस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स हैं उनमें जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं उनका हम कंपैरिजन करेंगे और हर फ्रेमवर्क के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसमें मिसकमिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 2012 में मार्क जकरबर्ग ने ये कहा था कि HTML5 को प्रेफर करना ओवर नेटिव इज़ अ मिस्टेक। ये स्टेटमेंट 2012 में दी थी उसने, लेकिन अब नाउ एंड फॉर द फ्यूचर जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं और जितनी भी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है वो इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर हो रही है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स जो हैं वो डेवलपर्स को अलाउ करते हैं कि उसमें ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर सकें जो एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन हो सकती हैं, जो कि iOS और एंड्रॉयड हैं अभी जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मोबाइल्स के लिए। और इससे ये फ़ायदा भी होता है कि आप एक दफ़ा कोड लिखें और उसको कहीं पे भी आप रन कर सकते हैं जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म है या इसके अलावा भी जो कोई अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स होंगे। और इसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट है या लॉन्चिंग है दैट इज़ फास्टर और उस पर ज़्यादा जो फोकस है वो उसकी क्वालिटी पे किया जा सकता है। अब डिफरेंस क्या है नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, ये एक लंबी बहस है। अगर हम इसको देखें कि नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन जो हैं इनको अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत लंबी बहस है जिसके ऊपर जो टेक कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो नेटिव एप्लीकेशंस हैं वो बेहतर हैं और कुछ जो कंपनीज़ हैं लाइक ऊबर वो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स डेवलप कर रही हैं अपने लाइक रिप्स, तो ताकि वो अपनी जो ड्राइवर एप्लीकेशन है उसको रीराइट कर सकें। लेकिन दोनों ही चाहे नेटिव हो या क्रॉस एप्लीकेशन डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ ये दोनों ही इवॉल्व हो रही हैं। अभी इसमें जो डेवलपमेंट है नई नई APIs हैं और नए नए प्लगइन्स हैं वो इसमें बन रहे हैं। नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जो है वो आप कॉम्प्लेक्स जो एप्लीकेशंस हैं वो डेवलप कर सकते हैं और इसमें जो नेटिव मोबाइल एप्लीकेशंस में ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती हैं जो किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल करीब होती हैं और उसके जो यूनिक फीचर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना चाह रही हैं। तो नेटिव एप्लीकेशन ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ को और फीचर्स को यूटिलाइज़ करती हैं, जबकि क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जो दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मोबाइल के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर जितने भी यूज़र्स हैं उन सब को आप एड्रेस कर सकते हैं और उस पर जितने भी डिवाइसेस इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रन होते हैं उन सब के लिए आप एक सिंगल एप्लीकेशन बना सकते हैं। और इस तरह जो आप एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे उसमें फोकस जो होगा वो एप्लीकेशन होगी और उसमें जो कंपेटिबिलिटी इश्यूज वगैरह पे इतना फोकस नहीं होगा। अब हम क्विकली देखते हैं कि नेटिव और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके ज़रिए हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होगी, उन पैरामीटर्स को हम चेक करेंगे कि नेटिव एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के अंदर उसकी क्या सपोर्ट है और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो फ्रेमवर्क्स हैं उसकी क्या सपोर्ट है। अगर हम कॉस्ट को देखें, कॉस्ट एक पैरामीटर है जो हम यूज़ करेंगे इसको कंपेयर करने के लिए, तो इसमें जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो हायर है एज़ कंपेयर टू
क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन की, तो इसके जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि आपने अगर एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपने एंड्रॉयड को भी एंड्रॉयड के ऊपर भी रन करना है, आपने उसको iOS के ऊपर भी रन करना है, और मे भी कोई थर्ड प्लेटफॉर्म भी हो जिसके ऊपर आप चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन रन हो, तो इसके लिए आपको दो एप्लीकेशंस डेवलप करना पड़ेंगी। एक एंड्रॉयड के लिए अलग से फुल फ्लैज एप्लीकेशन होगी और दूसरी iOS के लिए। और जब वो डेवलप हो जाएगी तो उसको मेंटेन करने के लिए भी यू नीड टू टीम्स, एक जो है iOS एप्लीकेशन को मेंटेन और उसमें जो भी अपडेट्स और अपग्रेड्स हैं वो आपने करने होंगे, और दूसरी टीम रिक्वायर्ड होगी जो दूसरे प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट और उसकी मेंटेनेंस के लिए यूज़ होगी। तो इस तरह अगर आप दो प्लेटफॉर्म को फोकस करते हैं अपनी मोबाइल ऐप के लिए, तो देन यू नीड टू टीम्स एट लीस्ट कि वो उन दोनों एप्लीकेशंस को देख सकें। लेकिन अगर वही ऐप आप किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क में बनाते हैं, तो उसमें आपको एक ही टीम रिक्वायर्ड है जो एक ही एप्लीकेशन की डेवलपमेंट, अपग्रेड और मेंटेनेंस कर रही होती है, और उसमें आपको एक से ज़्यादा टीम्स की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जो कॉस्ट में आपकी जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सेकंड पैरामीटर है जो हम यूज़ करेंगे इनको कंपेयर करने के लिए, वो है कोड यूजेबिलिटी। तो जो नेटिव एप्लीकेशंस हैं वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए काम करती हैं। आपने जो भी एप्लीकेशन डेवलप की है वो या तो एंड्रॉयड पे रन होगी या फिर iOS के ऊपर। तो आपको अगर एक एप्लीकेशन चाहिए वो पॉसिबल नहीं, आप कोड को रीयूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोड यूजेबिलिटी की बात है तो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन में एक ही कोड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ हो सकता है, और एक एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन 80% एट द मोस्ट जो कोड है वो यूज़ हो जाता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बाकी का जो 20% है वो आपको राइट करना पड़ता है। डिवाइस एक्सेस, तो डिवाइस एक्सेस जो है वो कंपैरेटिवली नेटिव एप्लीकेशन में ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। नेटिव एपीआईज़ हैं जिसमें बग़ैर किसी रुकावट के आप उस स्पेसिफिक जो प्लेटफॉर्म है उसके एसटीके के ज़रिए आप जितने भी हार्डवेयर फीचर्स हैं या हार्डवेयर उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस के अंदर भी जो है APIs अवेलेबल हैं जिनके ज़रिए आप जो प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट एंड्रॉयड या iOS उनके जो डिवाइस एक्सेस है वो आप कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन प्रोवाइडेड APIs। अगर उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म ने APIs रिलीज़ की हैं जिनके ज़रिए आपको वो डिवाइस एक्सेस मिल सकती है, तो तब तो आपके पास दिस इज़ एश्योर्ड कि आपको डिवाइस एक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर APIs अवेलेबल नहीं हैं और रिस्ट्रिक्टेड है तो तब आपको डिवाइस एक्सेस नहीं मिल सकती। तो ये एक इसमें ड्रॉबैक है कि आपके पास अगर APIs हैं तो फिर आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जितने भी स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक iOS या एंड्रॉयड, दे प्रोवाइड APIs फॉर ऑल क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस एज वेल। यूज़र इंटरफेस कंसिस्टेंसी फोर्थ पैरामीटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं इसको कंपेयर करने के लिए, वो यूज़र इंटरफेस कंसिस्टेंसी है। तो इसमें जो यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन होगा, अगर तो आप नेटिव एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो जो नेटिव एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट होगा, जो कंट्रोल्स उसमें पहले से यूज़ हो रहे हैं, तो उसी तरह के ही कंट्रोल आप नेटिव एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, वही यूज़ होंगे और उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप मोबाइल की जो वेंडर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या आप ख़ुद बना रहे हैं तो उनमें वो सारे कंट्रोल्स की एक्सेस आपके पास अवेलेबल होती है। लेकिन क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के अंदर
जो कंसिस्टेंसी है यूज़र इंटरफेस की वो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो इसमें जो यूनिफॉर्म टाइप जो कंट्रोल्स हैं वो यूज़ होते हैं, तो डिवाइस स्पेसिफिक नहीं होते। परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो नेटिव एप्लीकेशन में ये एडवांटेज है कि जो भी एप्लीकेशन डेवलप की जाती है वो उस स्पेसिफिक डिवाइस की ओएस के मुताबिक की जाती है। तो इस वजह से जो परफॉर्मेंस है नेटिव एप्लीकेशंस की, चाहे हार्डवेयर की हो या यूज़र इंटरफेस की, वो सीमलेस होती है, बेहतर परफॉर्मेंस होती है। लेकिन अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस में बात करें तो इसमें हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। जो यूज़र इंटरफेस की जो परफॉर्मेंस है वो तो बेहतर रह सकती है, लेकिन अगर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी है वो डिफरेंट ओएस के, उसकी जो एक्सेस है वो डिफरेंट एपीआईज़ के ज़रिए होती है, तो इस वजह से उसमें कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये एक स्मॉल कंपैरिजन था नेटिव और क्रॉस एप्लीकेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम कॉस्ट कोड की बात करें तो इसके लिहाज से हमारे पास जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस हैं वो बेहतर हैं। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक हार्डवेयर फीचर्स यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई स्पेसिफिक किसी ओएस के फीचर्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर नेटिव एप्लीकेशन बेहतर है। परफॉर्मेंस यूज़र इंटरफेस के हवाले से तकरीबन दोनों की सेम है, लेकिन हार्डवेयर के हवाले से कोई कंपैटिबिलिटी इशू आ सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसको हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, कि आप किस तरह की किस टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस लिहाज से आप अपना प्लेटफॉर्म जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एज अ जर्नल रिकमेंडेशन जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें जो आपका यूज़र कवरेज है वो ज़्यादा है, इसमें कोड यूजेबिलिटी है और इसमें लेस कॉस्ट है। तो अभी हमने कंपैरिजन भी किया, मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट है। जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अडॉप्ट कर रही हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है उसमें कोड रीयूजेबिलिटी है, एक ही कोड हमारा डिफरेंट ओएस के ऊपर यूज़ हो सकता है। इसमें क्लाउड इंटीग्रेशन है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, कंसिस्टेंसी है यूज़र इंटरफेस के कंपोनेंट्स के अंदर, और इसमें हम शॉर्ट टाइम में मार्केट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेवलप्ड एप्लीकेशन है वो हर प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है और इसकी होस्टिंग भी इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं वो ओवर द काउंटर टेक्नोलॉजीज़ हैं, नियर टू यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइजेशन है, इसलिए उनकी जो होस्टिंग है उसमें प्रॉब्लम। इन बेनिफिट्स को हम वन बाय वन दोबारा डिस्कस करते हैं। कोड यूजेबिलिटी, तो सबसे जो बिगेस्ट एडवांटेज है क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का वो ये है कि आपके पास कोड रीयूजेबिलिटी है। एक सिंगल कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ये इस वजह से इसमें बजाय कि आप दो एप्लीकेशन डेवलप करें, आप एक एप्लीकेशन ही डेवलप करते हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर यूज़ हो जाती है। इस वजह से तकरीबन हाफ टाइम और एफर्ट एंड कॉस्ट जो है वो आपकी बच जाती है, अगर इसको हम कंपेयर करें नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट से। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, तो जो कॉस्ट है वो लोअर है, एज इट ऑफर्स अ relatively lower cost of development as compared to native application development, since the code is written once and used for both or more platforms। तो जो आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म का कोड है वो दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज़ हो जाता है, इस वजह से आपको दो टीम्स या ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती,
ایک ہی ٹیم کے ذریعے آپ جو کوڈ ہے اس کو رائٹ کروا سکتے ہیں اور اس میں مزید مینٹیننس یا اپگریڈ کر سکتے ہیں. سی جو ہے بینیفٹ ہے وہ کنسسٹنسی ان یوزر انٹرفیس کمپوننٹس ہیں. کراس پلیٹ فارم اپلیکیشنس کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ کنسسٹنسی ہے، جو مطلب ڈیوائس کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں، اس میں جو لک اینڈ فیل ہے وہ یونیفارم ہے. جو نیٹو اپلیکیشن میں جو آپ ڈیولپمنٹ ہے اس میں جو کنٹرولز ہیں وہ اسپیسیفکلی ہوتے ہیں کسی اسپیسیفک آپریٹنگ سسٹم کے لیے. تو اس وجہ سے جو نیٹو اپلیکیشن جو بنی ہوگی آئی او ایس کے، اس کے کنٹرول میں بھی ڈفرینٹ ہو ایز کمپیئر ٹو دا اپلیکیشن وچ از ڈیولپ فار اندر پلیٹ فارم. تو فورتھ جو بینیفٹ ہے وہ ایزی ہوسٹنگ ہے. تو اس میں جو آپ اس کو کسی بھی جو موبائل ایپ ہے جو کراس پلیٹ فارم کے اوپر بنی ہوئی ہے، تو اس میں آپ جیسی ریکوائرمنٹس پوری کر لیتے ہیں کسی بھی موبائل اپلیکیشن کو ہوسٹ کرنے کے لیے، تو اس کو مارکیٹ کرنا اور اس کو ہوسٹنگ پرووائڈ کرنا وہ ایزی ہے اور اس کو فلفل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں جو اسپیسیفک ٹائپ آف اپلیکیشنز اور ٹیکنالوجیز یوز ہوتی ہیں کراس پلیٹ فارم میں، وہ اس بات کو ایزی بناتی ہیں کہ ہم اس کو کلاؤڈ کے اوپر انٹیگریٹ کر سکیں اور ان کو ہم کسی بھی انٹرپرائز کے جو پلگنز ہیں ان کو یوز کر کے کسی بھی یونیورسل کمپیٹیبلٹیز میں پرووائڈ کر سکتے ہیں اور کسی بھی کلاؤڈ پلیٹ فارم کے اوپر اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ٹیکنیکل بیریئرز ہیں کراس پلیٹ فارم اپلیکیشنز کے اندر وہ بھی کم ہیں. لائک آپ کو کوئی اسپیسیفک لینگویج لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لائک اگر آپ نے آئی او ایس میں ڈیولپ کرنی ہے تو دین یو نیڈ ٹو لرن آبجیکٹیو سی یا سوئفٹ. اس کے علاوہ اگر آپ نے اس میں اینڈرائڈ کے لیے کرنی ہے تو دین یو نیڈ ٹو لرن فلٹر اور جاوا، اور ان کے ذریعے آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کراس پلیٹ فارم اپلیکیشن میں ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو اوور دا کاؤنٹر ہیں، اور بہت سی جو ڈیولپرس ہیں وہ اویلیبل ہیں جن کو HTML جاوا اسکرپٹ اور CSS3 کو یوز کر کے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر کراس پلیٹ فارم اپلیکیشن ڈیولپمنٹ بنا سکتے ہیں. شارٹ ٹائم ٹو مارکیٹ. تو ایسی اپلیکیشن جو کراس پلیٹ فارم ہوتی ہیں اس کے لیے ایک شارٹر ٹائم ریکوائرڈ ہے جس کے ذریعے آپ اس کو مارکیٹ کر سکتے ہیں اور مارکیٹ ریچ پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ڈیولپمنٹ ٹائم ہے وہ لیسر ایز کمپیئر ٹو دا نیٹو اپلیکیشن. اور اس کے علاوہ جو آپ کی اپلیکیشن جو ڈیولپ ہوگی وہ ملٹیپل پلیٹ فارم کے لیے ہوتی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو مارکیٹنگ ایفرٹ ہے وہ آپ کی سیو ہوتی ہے. نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے ایسے 5 کراس پلیٹ فارم اپلیکیشن فریم ورکس ہیں جو زیادہ پاپولر ہیں اور کراس پلیٹ فارم اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں یوز ہوتے ہیں. تو ان 5 پلیٹ فارمز کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. ان کا جو ورکنگ آرکیٹیکچر ہے وہ ڈسکس کریں گے اور ان کی کیا بینیفٹس ہیں اوور اندر پلیٹ فارمز، وہ فریم ورکس ہم ڈسکس کریں گے. تو فرسٹ آف آل زیمرین ڈیولپرز بہت پسند کرتے ہیں. یہ زیمرین جو ایک کمپنی تھی اس نے 2011 میں لانچ کیا اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ کراس اپلیکیشن ڈیولپمنٹ فریم ورک تھا. لیکن بعد میں یہ جو پاپولر پلیٹ فارم تھا اس کو مائکروسافٹ نے ایکوائر کر لیا 2016 کے اندر، اور اس وجہ سے اب یہ زیادہ ٹرسٹڈ فریم ورک ہے کیونکہ ایک بڑی آرگنائزیشن اس کے پیچھے ہے جو اس کو مینٹین کر رہی ہے. اور سیکنڈ ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ یہ اوپن سورس فریم ورک ہے.
تو جو لانچ کیا گیا تھا کہ یہ جو جوائنٹڈ نیٹو ٹیکنالوجی اسٹیکس ہیں اس پرابلم کو یہ ریزالو کر سکیں. اور یہ جو ڈس جوائنٹڈ نیٹو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ تھی اس وجہ سے موبائل اپلیکیشن واز اے ٹیڈیس ٹاسک بیکاز یو ہیو ٹو ڈیولپ نمبر آف اپلیکیشنز فار ایچ پلیٹ فارم. اس وجہ سے جو نیٹو موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ تھی اس کے پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے جو زیمرین جو فریم ورک ہے لانچ کیا گیا. جو زیمرین کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو آپ کے پاس جو اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس سی شارپ ڈاٹ نیٹ اے پی آئیز ہیں. آبجیکٹیو سی جو ہے وہ رن ٹائم اویلیبل ہے, اس کو بائنڈ کیا جاتا ہے اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آئی او سی اے پی آئیز کے ساتھ بھی بائنڈ ہوتی ہے. اور یہ جو جتنے بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجیز ہیں یہ یونکس کرنل کے اوپر رن ہو رہی ہوتی ہیں. بینیفٹس جو ہیں زیمرین کے کہ زیمرین میں سی شارپ یوز ہوتی ہے. سی شارپ ڈیولپمنٹ لینگویج کوڈنگ کے لیے, جس کا مطلب ہے کہ سی شارپ ایک پاپولر لینگویج ہے اور بہت سے جو پلیٹ فارمز ہیں لائک اینڈرائڈ اور آئی او ایس ان سب کے اوپر یہ سپورٹڈ ہے. زیمرین کی جو ڈیولپمنٹ کمیونٹی ہے وہ تقریباً 60,000 اس میں ڈیولپرس ہیں اور جس میں تقریباً 3,700 کمپنیز جو زیمرین کو یوز کر رہی ہیں اور تقریباً 75% جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر جو کوڈ لکھا جاتا ہے وہاں پہ زیمرین یوز ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ایک سنگل آپ کے پاس جو فریم ورک ہے جس کے ذریعے آپ کراس پلیٹ فارم اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اب جو ڈرا بیکس ہیں زیمرین کے, تو سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے کہ یہ فری نہیں ہے. فری کس کے لیے نہیں ہے؟ انٹرپرائزز کے لیے. اگر آپ نے اس کو کمرشلی یوز کرنا ہے دین یو نیڈ ٹو بائی اے لائسنس. باقی جو کمیونٹی ایڈیشن ہے مائکروسافٹ ویژول اسٹوڈیو کا اس میں آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اور جس میں لمیٹڈ فیچرز ہیں. لیکن اگر آپ کو کسی انٹرپرائز کے لیے ڈیولپ کرنی ہے اور آپ نے اس کو پروڈکٹ کو کمرشلی یوز کرنا ہے دین یو نیڈ ٹو بائی اے لائسنس. جو ویژول اسٹوڈیو کی ایکسیس ہے جس میں ایڈوانسڈ azure ڈیولپمنٹ جو آپس ہیں وہ فیچر اور جو کلاؤڈ سروسز ہیں اس کا جو سنگل یوزر لائسنس ہے وہ تقریباً $250 کا ہے. اور جو اگر انٹرپرائز یوزر جو جس میں آپ کو سارے فیچرز وغیرہ چاہیے تو اس میں جو اس کی لائسنسنگ کاسٹ ہے وہ تقریباً $5,999 ہے جو اینولی سبسکرپشن کے اوپر ریکوائرڈ ہوتی ہے. اس وجہ سے جو زیمرین ہے انٹرپرائز کے لیے کاسٹلی ہے کہ اس میں آپ کو جو اس کی لائسنسنگ فی ہے وہ پے کرنی پڑے گی. دوسرا اس میں جو ڈرا بیک ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن کے اندر ہیوی گرافکس ہیں تو وہاں پہ بھی جو زیمرین ہے وہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا, کیونکہ ہر پلیٹ فارم کے اندر مختلف طریقہ ہے کہ کس طرح جو ویژول لے آؤٹ ہے اسکرینس کی کیسے ہوگی. تو اس وجہ سے کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جس میں آپ کا جو یوزر انٹرفیس جو ہے بہت رچ ہے, اس میں بہت ہیوی گرافکس وغیرہ یوز ہوئے ہیں, تو اس کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ نیٹو اپلیکیشن یوز کی جائے. جو تھرڈ ڈرا بیکس ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو لمیٹڈ ایکسیس ہے ڈفرینٹ جو آپ کی لائبریریز ہیں امپورٹنٹ لائبریریز جو ڈیولپرز کو ریکوائرڈ ہوتی ہے موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے, اور پھر اس کے علاوہ جو اس کا جو کور ہے اس کا یوزر انٹرفیس کریشن کا کور جو ہے وہ موبائل نہیں ہے.
तो इस वजह से उसको पहले स्क्रीन पर डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसको मोबाइल पे चेक किया जाता है, इस वजह से ये टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट है। बहरहाल इसके बावजूद भी बहुत सी जो जैसे डिस्कस हुआ एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो कंपनीज अफोर्ड कर सकती हैं और जिनकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसके मुताबिक फ़िट इन आती हैं, तो वहाँ पे ज़ेमरिन जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ज़ेमरिन ने जो इस फ्रेमवर्क के ज़रिए जो एप्लीकेशन बनाए गए हैं, जो पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं, वो फॉक्स स्पोर्ट्स है, अलास्का एयरलाइंस है, HCL है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और BBC गुड फूड की जो एप्लीकेशंस हैं वो ज़ेमरिन में डेवलप की गई है। सेकंड जो क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है वो रिएक्ट नेटिव है। इसका स्लोगन है राइट लर्न वंस राइट एनीवेयर। तो जो रिएक्ट नेटिव को फेसबुक ने लॉन्च किया था 2015 के अंदर, तो इस वजह से जो जब ये लॉन्च हुआ था तो उस वक्त ये बहुत पॉपुलर हुआ था, हाइब्रिड फ्रेमवर्क जो मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए। और इस वक्त भी ये जो बहुत से जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं उनमें ये आता है। जो पहले आप कह लें 5 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जाती है, उसमें रिएक्ट नेटिव भी एक फ्रेमवर्क है। तो इसमें जो रिएक्ट नेटिव का आर्किटेक्चर है, इसमें आप के पास जो नेटिव जो इंटरफेस होता है, लाइक वहाँ पे आपके इवेंट्स होते हैं, लाइक टच है, टाइमर है या नेटवर्क ड्रिवन कोई इवेंट है, तो वो इवेंट के बाद जो डेटा है वो कलेक्ट होता है और नोटिफाई होता है JS के ज़रिए। तो उसके बाद जो नेटिव डेटा है वो ब्रिज होता है विद द जावास्क्रिप्ट थ्रू सीरियलाइज्ड पेलोड। तो जो जावास्क्रिप्ट है उस इवेंट को प्रोसेस करता है और उसके बाद जो नेटिव मेथड्स होते हैं उसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की, उनको कॉल करता है और एक सीरियलाइज रिस्पांस प्रोवाइड करता है प्रोसेस कमांड्स का। और प्रोसेस कमांड्स के ज़रिए वो जो भी डेटा होता है सीरियलाइज्ड, उसको यूज़र इंटरफेस के ऊपर प्रोवाइड कर दिया जाता है अगर रिक्वायर्ड है। जो एडवांटेजेस हैं रिएक्ट नेटिव के, तो इसमें जो फर्स्ट एडवांटेज है कि इसका जो कोड है वो मच कंपैटिबल है एज़ कम्पेयर टू अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स। तो इसमें तकरीबन 80% ऑफ कोड बेस जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के दरमियान में शेयर किया जा सकता है। कोड रीयूजेबिलिटी के अलावा इसमें जो आपके पास प्रीव्यू रिज़ल्ट है वो आपके पास जो है मोबाइल्स के ऊपर अवेलेबल होता है, इस वजह से ये कॉस्ट और टाइम सेव करता है। नंबर थर्ड जो इसका जो बेनिफिट है उसमें हॉट रीलोडिंग है। तो इसमें आप जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं विद इन द कोड, वो विद इन द सेकेंड आपके पास उसका प्रीव्यू अवेलेबल होता है, जो नेटिव टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए आपको प्रोवाइड किया जाता है। रिएक्ट नेटिव में जो फोकस है डेवलपमेंट का वो यूज़र इंटरफेस के ऊपर है, ताकि एक अच्छा रिस्पॉन्सिव इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। और इसके अलावा ये आपको जो डिफरेंट जो नेटिव फंक्शनैलिटीज़ हैं, लाइक एक्सेलरोमीटर और कैमरा और इस तरह के और जो हार्डवेयर गैजेट्स हैं, उन तक भी एक्सेस देता है। और उसका जो रिज़ल्ट है वो हाई क्वालिटी नेटिव लाइक यूज़र इंटरफेस के तौर पे आपको मिलता है। जिस तरह आपको नेटिव एप्लीकेशन के ज़रिए कैमरा या डिफरेंट जो हार्डवेयर फीचर्स हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे होते हैं, उसी तरह आपको सेम रिज़ल्ट तकरीबन रिएक्ट नेटिव में भी मिलता है। जो ड्रॉबैक्स हैं इसके रिएक्ट नेटिव के, नंबर 1, रिएक्ट नेटिव इज़ नॉट फुली अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो क्योंकि इसमें जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, और इसके अलावा इसकी डिपेंडेंसी है, लाइक आपने अगर कैमरा या एक्सेलोमीटर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए नेटिव कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं। तो उस वजह से
जब भी आपने कोई इस तरह की डिवाइस एक्सेस करनी है तो आपको डिफरेंट कोड चाहिए, iOS के लिए अलग कोड चाहिए और एंड्रॉयड के लिए अलग कोड चाहिए। तो इस वजह से जब आप स्पेसिफिकली आपका फोकस डिवाइस एक्सेस पे होता है, हार्डवेयर फीचर्स के ऊपर होता है, तो इसमें कोड रीयूजेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसमें जो फ्रेमवर्क है वो iOS और एंड्रॉयड के ऊपर बेस नहीं करता है। इस वजह से जो नेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं वो उसकी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो बाज़ात अवेलेबल नहीं होते। तो रिएक्ट नेटिव में एक जो प्रॉब्लम आता है कि जब आप इसकी अपडेट्स इशू करते हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं होते। मे बी यू नीड टू issue an update for iOS and other update for Android. React Native जो है वो आपकी डेवलपमेंट स्पीड इम्प्रूव करता है, लेकिन साथ में डीबगिंग जो प्रोसेस है उसमें भी टाइम ज़्यादा लगता है, स्पेशली एंड्रॉयड के ऊपर। रिएक्ट नेटिव के ऊपर जो बहुत सी पॉपुलर एप्लीकेशन बनी हैं जिसमें इंस्टाग्राम, ब्लूमबर्ग, पिंटरेस्ट, स्काइप और टेस्ला, ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं ये रिएक्ट नेटिव बेस्ड हैं। नंबर थर्ड जो फ्रेमवर्क है वो है फ्लटर। तो इसका जो स्लोगन है ब्यूटीफुल नेटिव एप्लीकेशन इन नो टाइम। तो फ्लटर एक्चुअली एक क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटवर्क है, लेकिन इसमें जो एप्लीकेशन बनाई जाती है क्योंकि ये इसके बिहाइंड जो है वो एंड्रॉयड इटसेल्फ है, तो इस वजह से इसमें जो लुक एंड फील है और जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जस्ट लाइक नेटिव है फॉर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लटर भी ओपन सोर्स है और एक फ्री क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए आप एंड्रॉयड और iOS के दोनों के लिए आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। गूगल ने इसको अनाउंस किया था फरवरी 2018 में मोबाइल वर्ल्ड जो कांग्रेस हुई थी, और इसका जो फर्स्ट वर्जन वो दिसंबर 5 2018 में रिलीज़ हुआ। तो इसको यहाँ पे मेंशन करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि ये कोई पुराना वर्जन नहीं है, कोई मैच्योर टेक्नोलॉजी नहीं है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर इट केम। तो इसकी वजह ये है कि इसके पीछे जो डेवलपमेंट कंपनी है दैट इज़ गूगल, और गूगल के पास जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेजर स्टेक है मोबाइल यूज़र्स का। तो अगर ये एक आप सर्वे के रिज़ल्ट्स देखें तो इसमें भी जो फ्लटर है वो थर्ड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे डॉट नेट है, सेकंड पे टॉर्च पाइथन है और थर्ड पे फ्लटर है, जो मोस्ट लव्ड फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज एंड टूल्स है 2019 के सर्वे के मुताबिक। तो ये जो फ्लटर है बहुत सी पॉपुलैरिटी ये ले रहा है, और इसमें जो मज़ीद इसमें जो एवोल्यूशन है वो हो रही है। फ्लटर यूज़ करने के जो एडवांटेजेस हैं वो ये, फर्स्ट जो एडवांटेज है हॉट रीलोडिंग। तो इसमें आप जो भी कोड करते हैं, कोड के अंदर आप चेंज करते हैं, तो आप उसका जो डेमो मोबाइल आपके पास जो सिमुलेटर होता है उसके ऊपर आप फ़ौरन उसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। और अगर आपके पास ये जो इसका रिज़ल्ट है, जो प्रीव्यू है, वो आपके पास सिमुलेटर में फ़ौरन अवेलेबल होता है। इसकी वजह से ये इसमें ये बेनिफिट है कि आप जो भी इसमें चेंज करते हैं कोड के अंदर, आप उसको विद इन सेकेंड्स मोबाइल सिमुलेटर्स के ऊपर देख सकते हैं। तो ये MVP डेवलपमेंट के लिए भी बहुत आइडियल है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा पैसे और टाइम जो है तो डिफरेंट एप्लीकेशन के ऊपर यूज़ करें। आप एक
जो फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करें और जो दोनों एंड्रॉयड और नेटिव आईओएस दोनों के ऊपर तकरीबन एक जैसी लुक एंड फील आएगी, जस्ट लाइक नेटिव एप्लीकेशन। तो ये डेमो है जो फ्लटर गैलरी का, फ्लटर में गैलरी बनाई गई है और आईओएस के ऊपर भी वही तकरीबन सेम रिजल्ट्स हैं और एंड्रॉयड के ऊपर भी वही सेम रिजल्ट्स हैं। फ्लटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो डॉट है। ये डॉट जो है एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका जो लर्निंग कर्व है वो स्मॉल है और अगर आप इसको सीखना चाहें तो इजीली सीख सकते हैं। इसमें जितने भी विजेट्स हैं, जो गूगल के एक मटेरियल डिज़ाइन लाइब्रेरी है उसके अंदर जितने भी विजेट्स हैं वो सारे के सारे फ्लटर के लिए अवेलेबल हैं। और उसके अलावा एप्पल्स के अंदर जो कपर्टिनो पैक है उसके जो स्टाइल्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो इसमें क्लास हायरार्की आपके पास अवेलेबल है, जिस तरह ये आपके पास स्टेटलेस विजेट है, इसमें डिफरेंट आगे सब क्लासेस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत से आपके पास जो अवेलेबल सॉल्यूशन है जो नेटिव एंड्रॉयड में है या आईओएस में है, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लाइक जो ट्रेविस एंड जेनकिंस हैं उनके ज़रिए आप इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कॉन्स ऑफ फ्लटर, इसमें जो टीवी सपोर्ट है विद एप्लीकेशन बिल्ट ऑन फ्लटर फ्रेमवर्क उसकी लिमिटेड सपोर्ट है। तो जो एंड्रॉयड की टीवी लाइब्रेरी है या एप्पल की टीवी लाइब्रेरी है उसमें सपोर्ट ही नहीं है। और इसके अलावा क्योंकि ये गूगल ने डेवलप किया है, बहुत सी जो लाइब्रेरीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आपका जो नेटिव डेवलपमेंट है उसके लिहाज से लाइब्रेरीज़ कम है। फ्लटर जो है वो इनेबल करता है कि आप उसके किसी भी प्लेटफॉर्म के बिल्ट इन विजेट्स को यूज़ कर लें। तो इस वजह से जो एप्लीकेशन साइज़ है वो ज़्यादा होता है। अगर आप सबसे एक छोटी एप्लीकेशन भी फ्लटर के अंदर बनाएं तो उसका जो साइज़ है वो तकरीबन 4 मेगाबाइट्स तक चला जाता है। एप्लीकेशन जो फ्लटर के अंदर बनाई गई हैं वो अलीबाबा, गूगल एड्स और टेंसेंट है। एडोब फोन गैप, 4th नंबर के ऊपर जो प्लेटफॉर्म है वो है एडोब फोन गैप। इसके ज़रिए आप बहुत अच्छी जो मोबाइल ऐप्स हैं वो बना सकते हैं और ये सपोर्टेड है विद ओपन वेब टेक्नोलॉजीज़। फोन गैप, और इसको फोन गैप को अपाची कॉर्डोवा के नाम से भी जाना जाता है और इसको एक्वायर किया एडोबी ने। और ये एक जो सिंपल क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो HTML5 और CSS और जावास्क्रिप्ट है। बेनिफिट जो एडोब फोन गैप के हैं, आप इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट टीम मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं और उनका आप फीडबैक भी ले सकते हैं। ये जो फ़ोन गैप एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है ये आपको क्लाउड सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है ताकि आप एक डायरेक्ट एप्लीकेशन बना सकें। इसके अलावा जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं वो उसकी एक्सेस भी है। इसके अलावा जो इसकी जो डेवलपर कम्युनिटी है, जो
जो कि दूसरे प्रोजेक्ट थे इस तरह के जो फ्री प्रोजेक्ट थे लाइक अपाची, कोर्डोवा, और इसके अलावा बहुत से जो प्लगइन्स हैं उनकी वजह से इसको बाकी कंपेटिटर्स की निस्बत ज़्यादा एडवांटेज है कि इसकी जो डेवलपमेंट कम्युनिटी है वो ज़्यादा बड़ी है। इसमें जो फ़ोन गैप के अंदर आपके पास एक डेस्कटॉप वर्जन है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, और इसकी वजह से जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर आप मोबाइल ऐप क्रिएट कर सकते हैं और मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस जो हैं फ़ोन गैप के, तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है कि ऐसी एप्लीकेशन जो आप हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें हार्डवेयर जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी एक्सेस हो, लाइक कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, तो वो इसमें रिकमेंडेड नहीं है फ़ोन गैप के अंदर, क्योंकि इसकी जो हार्डवेयर एक्सेस की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू नेटिव एप्लीकेशंस। वजह यह है कि इसमें जो यूज़र इंटरफेस विजेट्स हैं उनकी सपोर्ट नहीं है। नंबर 2, फ़ोन गैप जो है वो डिपेंड करता है iOS SDK के ऊपर एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, और इन SDKs को डेवलप करना और इन SDK को डेवलप करना होता है आपको मैक के ऊपर, और मैक यूज़ होगा डेवलपमेंट के लिए। जो एप्लीकेशन जो फ़ोन गैप के ज़रिए बिल्ड की जाती हैं उनकी परफॉर्मेंस कम होती है अगर उनको हम कंपेयर करें नेटिव एप्लीकेशन के साथ। जो एप्लीकेशन बनाई जाती हैं फ़ोन के ऐप के साथ वो बनाई गई हैं अभी तक, वो विकीपीडिया है, ट्रिप केस है और फैन रिएक्ट है। नंबर 5 के ऊपर जो फ्रेमवर्क है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशंस के लिए, वो है आयोनिक। मेक एप्लीकेशन क्रिएशन लाइटनिंग फास्ट, तो इसमें जो डेवलपमेंट है किसी भी एप्लीकेशन की वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। आयोनिक जो है वो एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है और ये लाइसेंस्ड है अंडर MIT, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है HTML5 ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होती है, और ये इसकी जो एनवायरनमेंट है वो AngularJS से मिलता जुलता है, और इसमें जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो iOS के हैं और कुछ जो डिज़ाइन एलिमेंट्स वो एंड्रॉयड के हैं, और इसमें आप नेटिव लाइक एप्लीकेशन, हाइब्रिड एप्लीकेशन बना सकते हैं एंड्रॉयड और iOS के लिए, और इसके अलावा आप जो है इसमें वेब ऐप्स भी बना सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट जो आयोनिक का है कि ये बेस्ड ऑन SaaS यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क के हैं जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और ये प्रोवाइड करती है यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स जो उनके ज़रिए हम कोई बेहतर रोबस्ट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। नंबर 2, आयोनिक फ्रेमवर्क जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप इसमें जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली करते रहें, और इसमें जो ऑटोमेटिव नेटिव बिल्ड्स हैं उनको आप अपडेट करते रहें, और इसके अलावा आयोनिक एप्लीकेशन फ़्लो जो है वो जितना भी डेवलपमेंट ऑपरेशन लाइफ साइकिल है उसको देख रहा होता है, तो उसमें एक अलग से मॉड्यूल है एप्लीकेशन फ़्लो जिसमें जितना भी डेवलपमेंट ऑपरेशंस हैं वो उन सब की मॉनिटरिंग हो रही होती है। और आयोनिक जो है इज़ सपोर्टेड बाय वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ मोर देन 5 मिलियन डेवलपर्स, ह्यूज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, और जो कि 200 ममालिक से हैं। तो आयोनिक की जो कम्युनिटी है डेवलपमेंट कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो इस वजह से कोई हेल्प एंड सपोर्ट जो है वो ईज़िली अवेलेबल होती है। डिसएडवांटेज इसका जो है वो ये है कि इसमें AngularJS का नॉलेज होना चाहिए अगर आप उसमें कोई अच्छी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं तो
एंगुलर जेएस का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप उसमें एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन नेविगेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें जो यूज़र इंटरफेस राउटर यूज़ नहीं होता, और जो यूज़र इंटरफेस राउटर है वो कॉम्प्लेक्स है। एप्लीकेशंस जो आयोनिक में बनाई गई हैं वो IBM, ING, SAP और नासा है, ये एप्लीकेशन जिनमें बनाई गई हैं। अगर हम अपनी सारी बात को कंक्लूड करें तो हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस हैं वो मौसर हैं। तो अलबत्ता इसमें जो इसको अगर हम कहें कि ये हर जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी वो डिफरेंस आता है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म में कोई ना कोई चेंजेस हैं, तो इस वजह से यू नीड टू ट्वीक योर एप्लीकेशंस। तो अभी जो इस वक्त जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट वर्ल्ड है उसके दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड्रॉयड और iOS, और इसी में उम्मीद है कि जो डेवलपमेंट है वो इसी में चलती रहेगी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रेज होता है हर डिबेट के बाद कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाया जाए, तो उसका जो सादा सा जवाब है कि डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू बिल्ड। आपकी जो एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना चाहिए। अगर तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को यूटिलाइज़ करना चाह रही है या हार्डवेयर इंटेंसिव है, देन यू शुड गो फॉर नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट। लेकिन अगर आपके पास एक जर्नलाइज्ड एप्लीकेशन है जिसमें जो मोस्ट बेसिक हार्डवेयर एक्सेस है, देन यू मस्ट गो फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, बिकॉज यू हैव कोड यूज़ेबिलिटी, आप उसके पास आपके पास जो उसकी सपोर्ट है, हेल्प है, वो सब कुछ अवेलेबल है। आपको सिंगल एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, तो इसलिए अगर आपके पास एक जनरल एप्लीकेशन है डेवलप करने के लिए, तो फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। फिर उसमें से कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, आयोनिक हो, रिएक्ट हो, आपके पास फोन गैप हो या फ्लटर हो, इट ऑल्सो डिपेंड्स। हर जो प्लेटफॉर्म के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर मोबाइल ऐप यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ देम।